दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और पृथ्वी पर नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के विषय में सन 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की पुस्तक प्रकाशित की थी। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणी बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करते हैं, परंतु पर्यावरण में भोजन आदि संसाधनों की कमी के कारण सभी बच्चों का जीवित रहना संभव नहीं होता। इस कारण उनमें आपस में संघर्ष होता है और इस संघर्ष में उसी की विजय होती है जो अपने पर्यावरण के अनुकूल होता है। प्राणियों के जेनेटिक कोड में विभिन्न कारणों से छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं, जिन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। जेनेटिक कोड में इन परिवर्तनों के कारण प्राणियों के शरीर में भी मामूली परिवर्तन होते रहते हैं। जिन प्राणियों में ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिससे वे अपने पर्यावरण के अधिक अनुकूल बन सकें, उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसे प्राणियों की संख्या बढ़ती जाती है और जो प्राणी पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते, उनकी जनसंख्या घटती जाती है। लाखों वर्षों में इसी प्रकार के छोटे छोटे परिवर्तन एक नए किस्म के प्राणी को जन्म देते हैं जो अपने पूर्ववर्तियों से बहुत भिन्न होता है। इसी से प्राणियों की नई प्रजातियां बनती हैं। इसे डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 70,000 साल पहले मानव की विभिन्न प्रजातियों का जन्म भी इसी प्रकार एप्स या वानरों से हुआ था। मानव की भी अनेक प्रजातियां जन्मी थीं, जैसे निएंडरथल मैन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस आदि। लेकिन उनमें से आज केवल होमो सेपियंस या बुद्धिमान मानव या हमारी प्रजाति ही बची रह गई है। अन्य मानव प्रजातियां प्राकृतिक वर्ण के संघर्ष में समाप्त हो गईं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अब नई प्रजातियों का विकास होना बंद हो गया है और मानव विकास अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है, या प्राकृतिक वर्ण संघर्ष और विकास का यह क्रम अभी भी जारी है। तो आज हम प्रसंग में इसी बात पर बात करेंगे, पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि होमो सेपियंस में भी लगातार एवोल्यूशन हो रहा है। मानव का इतिहास लगभग 70,000 साल पुराना है, परंतु बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मानव में कुछ हजार साल पहले ही आई हैं। इनके कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। पहला है लैक्टोज टॉलरेंस। आजकल अधिकांश मानव गाय का दूध आसानी से पी सकते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो गाय के दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज को पचा नहीं सकते, जिसके कारण उन्हें उल्टी दस्त होने लगते हैं। ऐसे लोग गाय का दूध नहीं पी सकते। इस बीमारी को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। दरअसल प्रारंभ में मानव की आंतों में लैक्टोज को पचाने वाली एंजाइम होती ही नहीं थी। लगभग 5,000 साल पहले जब मानव ने गायों को पालतू बनाकर उनका दूध पीना शुरू किया, तो कुछ मानवों ने लैक्टोज को पचाने की क्षमता उत्पन्न कर ली। ऐसे मानवों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और आज अधिकांश लोग दूध को पचा सकते हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो लैक्टोज को नहीं पचा सकते। दूसरा उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और G6PD डेफिशिएंसी जैसी बीमारियां। माना जाता है कि इन बीमारियों का कारण जंगलों में मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाली मलेरिया की बीमारी से बचाव के लिए मानव के जीनोम में हुए परिवर्तन हैं। इन बीमारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि मलेरिया परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में ही रहता है, इसलिए इन बीमारियों के जीनोम वाले मनुष्यों में कुछ हद तक मलेरिया से लड़ने की शक्ति विकसित हो जाती है। इसलिए ये बीमारियां उन्हीं क्षेत्रों में अधिक होती हैं जहां मलेरिया अधिक है। ये दूसरी बात है कि आज मानव ने काफी हद तक मलेरिया पर नियंत्रण कर लिया है और ये बीमारियां अब अधिक जानलेवा हो गई हैं। इसलिए अब इन बीमारियों पर नियंत्रण भी आवश्यक हो गया है। एक और उदाहरण है उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की नीली आंखें। कहा जाता है कि उत्तरी क्षेत्रों में जहां रोशनी कम होती है, आंखों के अंदर अधिक प्रकाश जाने देने के लिए आंखों में मेलेनिन नाम का पिगमेंट कम होता गया, जिसके कारण आंखों का रंग नीला हो गया। ऑस्ट्रोनीशियन सामा बजाऊ कबीले के लोग समुद्र में आसानी से बिना ऑक्सीजन की सहायता के लंबे समय तक गोता लगा सकते हैं। इनकी तिल्लियां बड़ी हो गई हैं।
गोता लगाने के समय इनकी तिल्ली से ऑक्सीजन भरी लाल रक्त कोशिकाएं बड़ी संख्या में बाहर आकर शरीर के रक्त में मिल जाती हैं, जिससे लंबे समय तक इनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी होती रहती। तो हमने देखा कि पर्यावरण और मानव के बीच के संबंधों के कारण संघर्ष और प्राकृतिक वरण लगातार जारी है, परंतु हाल के वर्षों में मानव ने प्रकृति और पर्यावरण पर नियंत्रण करना सीख लिया है। कहा जाता है कि उत्तरी ठंडे इलाकों में मानव के शरीरों पर लंबे बार इसलिए होते थे कि वे पर्यावरण की ठंड से स्वयं को बचा सकें। जब मानव सवाना के घास के मैदानों में आया, जहां पर गर्मी थी, तो उसके शरीर से बाल कम होते गए और श्वेत ग्रंथियां बढ़ती गईं, जिससे पसीना आता है और गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन आज तो हम एयर कंडीशनर लगा सकते हैं, इसलिए सर्दी गर्मी से बचने के लिए प्राकृतिक वरण की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। इसी प्रकार हमने अन्य तरीकों से भी पर्यावरण पर नियंत्रण करना सीख लिया है। तो पर्यावरण के असर से प्राकृतिक वरण का कोई औचित्य क्या अब नहीं रह गया है? और क्या मानव का एवोल्यूशन अब रुक जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें मनुष्य की ऐसी नई खोजों की ओर देखना होगा जो विज्ञान के द्वारा मानव शरीर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। ये खोजें हैं बायोनिक अंग, साइबॉर्ग और काइमेरा। आइए इनके बारे में जानते हैं। बायोनिक्स दरअसल जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मिश्रण है। इस तकनीक में तेजी से विकास हो रहा है। बायोनिक्स आज मनुष्यों और मशीनों के बीच की रेखाएं धुंधली कर रही है और मानवीय क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रही है। बायोनिक्स का अर्थ है ऐसा कृत्रिम अंग जो मनुष्य के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सके और जिसके द्वारा मानव अपने शरीर से बेहतर काम ले सके। घुटने और कूल्हे के नैसर्गिक जोड़ के खराब होने पर कृत्रिम घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपित करना आज आम बात है। इन कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण के बाद मरीज लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकते हैं। हम मरीजों के दिलों में कृत्रिम पेसमेकर लगाते हैं, मोतियाबिंद के मरीजों की आंखों में कृत्रिम लेंस लगाते हैं, कम सुनने वाले मरीजों के कृत्रिम कान लगा सकते हैं। कृत्रिम दांत तो हम लंबे समय से लगा ही रहे हैं। अब तो मस्तिष्क प्रत्यारोपण तक की बात हो रही है। आज बीमारियों में कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं, पर कुछ समय बाद शायद मानव को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भी कृत्रिम अंगों का प्रयोग किया जाने लगे। यूनिवर्सल सोल्जर जैसी फिल्मों में ऐसे ही बायोनिक अंग लगे सैनिकों को दिखाया गया था। ऐसे में हमें यह सोचना ही होगा कि इन कृत्रिम बायोनिक अंगों से लैस लोग कितने मानव होंगे और कितने मशीन। क्या इस प्रकार से मशीनी मानव होमो सेपियंस से किसी अन्य प्रजाति में विकास का उद्घोष होगा? और क्या ये मशीनी मानव साधारण मानवों की प्रजाति को समाप्त कर देंगे या फिर वे भयंकर खतरों से मानव के बचाव का अंतिम उपाय होंगे? देखिए अमेरिका के प्रसिद्ध टीवी शो $1 मिलियन मैन का ये अंश। Steve Austin, an astronaut, a test pilot, a man who pushed the limits of human achievement until one fateful day, a devastating accident left him at the brink of death. We can rebuild him. We have the technology. Steve Austin, a man barely alive. Stronger, faster, smarter. Lisa Harper, a bionic operative built for speed and precision. Together, they are humanity's last line of defense. बायोनिक्स के बाद अब हम साइबॉर्ग की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये साइबॉर्ग क्या है और बायोनिक्स से इसमें क्या अंतर है। दरअसल जब मनुष्य के शरीर में कोई बायोनिक अंग प्रत्यारोपित किया जाता है तो वो मनुष्य उस अंग को अपने मस्तिष्क से नियंत्रित तो कर सकता है, परंतु वो अंग मनुष्य के शरीर का हिस्सा नहीं बनता। बायोनिक अंगों में सेंसेशन नहीं होता, संवेग नहीं होता, उनके द्वारा हम स्पर्श आदि का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए उनका उपयोग करना कुछ कठिन होता है। मानव के संवेगों में एक महत्वपूर्ण संवेग है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन का अर्थ है हम बिना अपनी आंखों से देखे हुए भी यह जान सकते हैं कि हमारा कौन सा अंग कहां पर है और क्या कर रहा है। उदाहरण के लिए हम आसानी से अपनी आंखों को बंद करने के बाद भी अपने हाथों से अपनी नाक को छू सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। आंख बंद करने पर भी हमारे हाथ रोटी को हमारे मुंह में ही ले जाते हैं, नाक में नहीं डालते,
क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे शरीर में मुंह कहां पर है और नाक कहां पर है और हमारा हाथ किस ओर गति कर रहा है। दरअसल हमारी मांसपेशियों में स्ट्रेच और दाब के संवेगों को ग्रहण करने के लिए रिसेप्टर होते हैं, जिन्हें प्रोप्रियोसेप्टर कहा जाता है। जब हम अपने एंकल को मोड़ते हैं तो इन मांसपेशियों के ये रिसेप्टर तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक उन संवेगों को ले जाते हैं। अब अगर किसी बायोनिक अंग में इन मांसपेशियों को जोड़ दिया जाए जिससे उनके संवेगी अंग बायोनिक अंगों के मूवमेंट के बारे में हमको बता सकें, तो हम इन बायोनिक अंगों को फील करने लगेंगे या महसूस करने लगेंगे और हमारे शरीर का वास्तविक हिस्सा ये मशीनी अंग बन जाएंगे। हम कृत्रिम त्वचा में स्पर्श के सेंसर लगाकर बायोनिक अंगों से स्पर्श भी महसूस कर सकेंगे। इस प्रकार के कृत्रिम अंगों का उपयोग करने वाले को ही साइबॉर्ग कहा जाता है। साइबॉर्ग में कृत्रिम अंग उन्हें पहनने वाले व्यक्ति के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, उनमें कोई विभेद नहीं रह जाता। इस वीडियो में MIT के एक प्रोफेसर बता रहे हैं कि किस प्रकार इसी प्रकार के अंग लगाकर एक पर्वतारोही जिम अपनी टांग कटने के बाद भी कृत्रिम टांग की बदौलत दोबारा पर्वतारोहण कर पाता है। Using this technology, Jim returned to the Cayman Islands, the site of his accident, rebuilt as a cyborg to climb skyward once again. साइबॉर्ग केवल कृत्रिम हाथ या पैर तक ही सीमित नहीं रहेंगे। भविष्य में शायद पूरा मानव शरीर ही साइबॉर्ग के रूप में बनाया जाने लगेगा। ये साइबॉर्ग ऐसे काम कर सकेंगे जिनकी मानव शरीर से करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनमें न केवल अपार शक्ति होगी बल्कि अपार बुद्धि भी होगी। तब क्या यह माना जा सकता है कि यह सदा मानव के नियंत्रण में ही रहेंगे या फिर स्वयं ही मानव को गुलाम बनाने के लिए मानव को समाप्त ही कर देने का प्रयास करने लगेंगे? देखिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध फिल्म साइबॉर्ग का ये ट्रेलर। Welcome to the world of the not too distant future. Get going! Go! A brutal gang is reshaping the world into their own vision of hell. And only one man can stop them. Jean-Claude Van Damme is leading the battle between good and evil. Take 'em out. As it's never been fought before. He's on a desperate mission to rescue a cyborg who holds the secret for saving the world. Why did you help me? I don't want to see you die. From the dust of destruction rises the warrior of a new age. Say goodbye, my friend. Jean-Claude Van Damme has become the first hero of the 21st century. अब जरा सोचिए कि अगर इस प्रकार के साइबॉर्ग का दिमाग किसी AI से जोड़ दिया जाए तो ऐसा साइबॉर्ग क्या सुपरमैन नहीं बन जाएगा? याद रखिए कि ये सब बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं बल्कि निकट भविष्य में इनके पूरा होने की प्रबल संभावना है। अगर किसी पूरी तरह से मशीनी इंसान में AI का दिमाग हो तो वो रोबोट है, और अगर उसमें मशीन के साथ इंसानी अंग भी हैं तो वो साइबॉर्ग है। तब क्या अगली जंग रोबोट और साइबॉर्ग के बीच में होगी? अब जरा एक कदम आगे चलते हैं और समझते हैं कि काइमेरा क्या है। यदि किसी एक प्रजाति के पौधे या प्राणी के अंगों को दूसरी प्रजाति के पौधे या प्राणी में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो उसे काइमेरा कहते हैं। पौधों में तो हम ये करते ही रहते हैं। आप गुलाब के पौधे में ग्राफ्टिंग करके अच्छी प्रजाति के सुंदर गुलाब पैदा करते हैं। इस तरीके से आप एक ही गुलाब में दो रंग भी ला सकते हैं। आप आम के साधारण पौधे में दशहरी आम की कलम लगाकर दशहरी आम पैदा कर सकते हैं। अब यह प्राणियों में भी संभव हो गया है।
यहां तक कि 1997 में वैज्ञानिकों ने एक चूहे पर मनुष्य का कान उगा दिया। चिकित्सा क्षेत्र में इस प्रौद्योगिकी के बड़े उपयोग हो सकते हैं। भविष्य में इस प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ जानवरों में मानव अंग उगाकर बीमार मानवों में उनका प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। इससे अंग प्रत्यारोपण में आने वाली सबसे बड़ी कठिनाई दूर हो जाएगी। हम जानते हैं कि मनुष्य की मृत्यु का कारण उसके किसी न किसी अंग का काम करना बंद कर देना होता है। हालांकि अभी यह प्रौद्योगिकी प्रायोगिक स्तर पर ही है, परंतु भविष्य में यह भी संभव है कि सभी प्रकार के अंगों को जानवरों में उगाया जा सके और उनका प्रत्यारोपण करने के कारण मनुष्य अमर हो जाए। भविष्य की बात कर रहे हैं तो आइए एक ऐसी तकनीक की बात भी करें जिसे अभी तो आप साइंस फिक्शन ही समझेंगे। आज कंप्यूटरों के द्वारा मानव की बोली को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को मानव की बोली में बदलना आम हो चुका है। ढेर सारी कंपनियां अपना पूरा बिजनेस चैटबॉट्स के माध्यम से ही चला रही हैं। पर क्या यह संभव है कि कंप्यूटर से बात करने के लिए बोलना भी ना पड़े और कंप्यूटर आपके विचारों को ही पढ़ ले? इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इसी पर काम कर रही है। इस वीडियो में इलॉन मस्क समझा रहे हैं कि न्यूरालिंक किस प्रकार से काम करेगा। So you basically take out a chunk of skull, put the Neuralink device in there that has a battery and a Bluetooth and a inductive charger. Insert the electrodes. So the electrodes are very carefully inserted, avoiding, and any veins or arteries. You stitch up the hole and you just have a little scar, and that's it. And you wouldn't even know that somebody has it. It could, in principle, fix almost anything that is wrong with the brain. You could also save state. And Save state? Save state, like save your brain state, like a saved game in a video game. Whoa. And restore that state into a biological being if you wanted to in the future. In principle, there's like nothing like from a physics standpoint that prevents this. Now you'd be a little different, but then you're also a little different when you wake up in the morning from yesterday. वो दिन दूर नहीं जब आप बिना टाइप किए, बिना बोले, केवल सोच कर ही कंप्यूटरों से और रोबोटों से सारा काम करा सकेंगे। यदि ये संभव हो गया तो इसका अगला चरण क्या होगा? क्या यह भी संभव है कि बहुत से मनुष्य किसी एक कंप्यूटर से वैचारिक संबंध बनाकर बिना बोले एक दूसरे के विचार भी पढ़ लें? इसे ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन कहा जाता है। सन 2013 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में राजेश राव नाम के एक शोधकर्ता ने केवल अपने विचारों का कंप्यूटर के माध्यम से प्रक्षेपण करके एक अन्य शोधकर्ता एंड्रिया स्टोक की उंगली हिला दी थी। यदि इस दिशा में प्रगति हुई तो दुनिया भर के मानव दूर बैठे बिना एक दूसरे की भाषा को जाने हुए भी एक दूसरे के विचारों को प्रभावित कर सकेंगे। तब क्या पूरी दुनिया के मानव एक बड़ा वैश्विक जीव बन जाएंगे? आज हम नहीं कह सकते, पर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि मानव का विकास रुका नहीं है, लगातार हो रहा है। भविष्य में मानव की प्रजाति किस तरह से आगे बढ़ेगी और मानव किस प्रजाति में परिवर्तित होगा, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन तो होगा ही। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर, नए वीडियो के साथ, प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।